Hello friends, welcome to PSR Physics. Today our topic is potential energy of inductor. उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इंडक्टर जो हमारा डिवाइस है वो कितनी एनर्जी को स्टोर करती है, वो कौन सी एनर्जी को स्टोर करने वाले वो भी हम देखने वाले। वो एक पोटेंशियल मीन्स के एक मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो उसके पहले हमने आगे क्या देखा था उसको हम रिवाइज कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट किया था, एक फेराडेस नाम का साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? उसने एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर की हुई थी और उसकी टूवर्ड्स वो एक बार मैग्नेट को लेके जाते थे, तब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रही थी। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। और फेराडे ने बताया कि भाई जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब इसमें क्या जनरेट होने वाला, एक इंड्यूस ईएमएफ। और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, वो क्या करेगा, वो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, उसका अपोज करेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता है, ठीक है। यहाँ से जो नॉर्थ पोल आ रही है तो वो सामने से नॉर्थ पोल बनाना चाहती है, मीन्स के उसका अपोज करना चाहती है। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनने के लिए इलेक्ट्रिक करंट किस कौन सी डायरेक्शन में रोटेशन होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। वैसा ही सेम नेचर हमने साउथ पोल के बारे में हमने देखा। और ये मैग्नेट को हम स्टॉप कर देते थे, उसकी वेलोसिटी हमने बंद कर दिया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा था वो भी स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग बताएगा 0, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा तब यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करती है? इंड्यूस करंट। और गैल्वेनोमीटर हमारी डिफ्लेक्शन बताती है, ठीक है। ओके, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया। देन आफ्टर हमने लेंस लॉ का एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि भाई लेंस लॉ क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताती है कि भाई यहाँ से हम नॉर्थ पोल को लेके आते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन आफ्टर आपको एक यहाँ पे साउथ पोल लेके आते हो तो उसको क्लॉकवाइज बनाने, वो क्लॉकवाइज में रोटेशन होगी क्योंकि उसको बनानी है साउथ पोल। और दूसरा, आप नॉर्थ पोल उसकी टूवर्ड्स लेके आते हो ना, देन आफ्टर आप जब भी उसको साउथ इसके उसकी अवे लेके जाते हो, तो उसकी अवे लेके जाते हो तो वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज होने लगेगा। और डिक्रीज होने लगेगा तो नेचर को पसंद नहीं आया, तो उसने क्या कर लिया, उसका फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए उसने अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना दिया, एक दूसरा पोल। मीन्स के एक साउथ नॉर्थ पोल आप उसकी टू अवे लेके जाते हो तो वो एक साउथ पोल बना लेगा, ठीक है। ऐसे उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। बट उसका नेचर कैसा है? वो कंटिन्यूसली क्या करता है, आपका जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर आपका फ्लक्स जो डिक्रीज हो रहा है तो वो फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा। वो कंटिन्यूसली क्या करती है? उसका अपोज करती है। देन अपन ने फाइंड आउट किया था मोशनल ईएमएफ। ओके, तो मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन हमको निकला था बी इज इक्वल्स टू बी वी एल। ओके, इसमें एक हमारा एक सिंपल सा एक पिक्यू रॉड था, वो एक मूवमेंट कर रहा था, वो मूवमेंट करेगा तो यहाँ पे एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपका फ्लक्स का इक्वेशन होता है बी ए कोस थीटा। इसमें सब मैग्नेटिक फील्ड बी की भी वैल्यू चेंज कर सकते हो, एरिया की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो और एंगल की भी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे आप किसकी वैल्यू चेंज करते हो? एरिया की वैल्यू चेंज करते हो पिक्चर को साइड करवा के, ठीक है। ओके, तो एरिया आपने इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। ओके, तो वो इंड्यूस ईएमएफ को हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, क्योंकि इसमें आपको पीक्यू रॉड को मोशन में लाना जरूरी है। ओके, देन आफ्टर हमने दूसरा क्या स्टडी किया था? देन आफ्टर हमने एडी करंट के बारे में स्टडी किया था कि भाई हमारे पास कोई एक मेटालिक प्लेट अवेलेबल है और उसकी टूवर्ड्स हम नॉर्थ पोल को लेके आते हैं तो उसकी इनसाइड जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इसको रोटेट करवाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। वो इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करेगा। दिस करंट इज द शेप ऑफ द एडी, सो दैट करंट इज नोन एज द एडी करंट। और एडी करंट क्या करती है? एडी करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। वो मोशन है, जो आप मोशन कर रही है नॉर्थ पोल को मोशन, यहाँ पे जो आपका बार मैग्नेट है वो मोशन कर रहा है, बट उसका वो क्या करेगा? कंटिन्यूसली अपोज। वो क्या चाहती है कि भाई ये नॉर्थ पोल यहाँ पे आए मत, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? उसको स्टॉप करने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा, ठीक है। ओके, देन अपन ने एडी करंट की एप्लीकेशन भी देखी थी। आप ब्रेकिंग सिस्टम में भी आप यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल ट्रेन में, ठीक है। इंडक्शन फर्नेस में भी आप यूज़ कर सकते हो, इंडक्शन मोटर में भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड मीटर में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसका डैम्पिंग भी आपने देखा। देन आफ्टर आपने देखा कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का क्या मीनिंग?
कि भाई हमारे पास एक सोलेनॉइड अवेलेबल है, एक स्प्रिंग अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं सोलेनॉइड, और उसको ही हम क्या बोलेंगे इंडक्टर बोलेंगे। कैसे, देखिए हमारे पास एक सोलेनॉइड अवेलेबल है, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्टेड किया, तो बैटरी में से जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ और उसकी अराउंड क्या जनरेट हो गई मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लिंक होने वाली है, वो इसके वो वही कॉइल पे वो लिंक होने वाली है। जिस कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया वही कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हुई, तो फ्लक्स कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, वही कॉइल पे। ठीक है, बट हमको क्या करना है, फ्लक्स को चेंज करना है, तो हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट था उसकी वैल्यू को हमने वेरिएबल कर दिया, चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू का रेट हमने इंक्रीज कर दिया। अगर करंट हमने इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सोलेनॉइड का इक्वेशन क्या होती है, B=μ0Ni। अगर वो करंट इंक्रीज हो गई तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे बैक ईएमएफ के फाइंड आउट होगा। कैसे, बिकॉज आप जो बैटरी का सोर्स अप्लाई करते हो वो उसका अपोज करेगा, क्योंकि बैटरी का सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट बना और इलेक्ट्रिक करंट से ही आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, तो वो इलेक्ट्रिक करंट का ही अपोज करेगा। वो अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक करंट जाती है ए वाली डायरेक्शन में, तो वो ए वाली डायरेक्शन में बनाएगा। ठीक है, उसका अपोज करेगा, हम उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ की आपने फाइंड आउट कर लिया था, E=-LdI/dt से। ठीक है, ओके। एंड देन आपने उसका बहुत सारे आपने एग्जांपल देखे थे कि भाई आप एक सीरीज में बल्ब लगाते हो, देन आप पैरेलल में बल्ब लगाते हो, तब क्या होता है कि इनिशियल कंडीशन में आपने सीरीज में लगाया हुआ है तो इनिशियल कंडीशन में आपका बल्ब ऑफ होगा, देन आपका बल्ब ग्रेजुअली इंक्रीज होगा उसकी इंटेंसिटी, देन आपने लास्ट में एक फुली ब्लो होने लगेगा। ठीक है, और वैसा ही हमने पैरेलल कनेक्शन में लगाया तो स्टार्टिंग में वो इनिशियली फुली ग्लो होता है, देन आपने वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ऐसा हमने फिनोमिना हमने देखा था डिस्क्राइब में। देन आपने अभी आपको देखना है कि भाई यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो वो हमारी जो कॉइल अवेलेबल है, सोलेनॉइड अवेलेबल है, इसमें बैक ईएमएफ जनरेट होगा और फुली करंट को क्या कर देगा, अपोज कर देगा। तेना पर हमारा सोर्स क्या करती है, सोर्स और एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, और एनर्जी दे के वो यहाँ पे करंट को इस्टेब्लिश करती है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारी सर्किट को ऑन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गया और उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और आपको फिनोमेना मालूम पड़ा बैक ईएमएफ का। ओके, तो उसने बैक ईएमएफ में इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर दिया, तो टोटल करंट क्या हो गई, 0। बट बैटरी ने अभी भी क्या किया, बैटरी ने वापस उसको मोर एनर्जी दी और यहाँ पे करंट को इस्टेब्लिश किया। ओके, तो स्टार्टिंग में जो उसने एनर्जी दी वो कहाँ पे स्टोरेज हो गई, एक सोलेनॉइड में कंसिडर हो गई, वो एक इंडक्टेंस में कंसिडर हो गई। ठीक है, ओके, तो वो जो जितनी एनर्जी वो मीन्स के एब्जॉर्ब करती है, जितनी एनर्जी को स्टोरेज करती है, एब्जॉर्ब तो हम नहीं बोल सकते बट वो क्या करती है, स्टोरेज करती है। देना पर आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो निकाल के वो आपको देगी। ठीक है, कहाँ पे, देखिए पहले स्टार्टिंग कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या था, मैक्सिमम। आपका जो स्टार्टिंग कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम था तो इसमें से वो एनर्जी को स्टोरेज कर लेगा। देना पर जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लगती है, डिक्रीज। आपका इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने लगती है तो वो क्या करेगी, अपनी जो स्टोरेज की हुई है एनर्जी उसका यूज़ करके उसका करंट को वापस वो डिक्रीज करना चाहती है। ठीक है, जितना भी उसने स्टोरेज किया है इतनी तक वैल्यू तक वो इंक्रीज करेगा। देन आफ्टर उसके पास भी एनर्जी नहीं है तो आपका करंट क्या होने वाला है, डिक्रीज ही होने वाला है। ठीक है, ओके। तो आपका जो रूम में फैन होता है तो आपका फैन स्टार्टिंग में ही क्या हाई स्पीड से रोटेट होने लगता है, ऐसा नहीं होता। पहले क्या करेगा, हमने तो सोर्स तो इतना ही दिया 220 वाट ही सप्लाई देते हैं, बट स्टार्टिंग कंडीशन में क्या करेगा, इसकी इनसाइड एक इंडक्टर होता है तो इंडक्टर क्या करेगा, थोड़ी एनर्जी को स्टोरेज कर लेगा। देन आफ्टर आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा और आपका फैन हाई स्पीड से रोटेट होने लगेगा। देन आफ्टर आप स्विच को बंद कर देते हो तो आपका फैन बंद हो सकता है क्या, नहीं, अभी भी रोटेशन कर रही है। क्यों, क्योंकि वो जो इंडक्टर ने जितनी भी एनर्जी को स्टोर किया था वो एनर्जी का यूज़ करके आपका अभी भी फैन क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, एक इंडक्टर का एक एग्जांपल है। ओके, तो वो कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। देन आप उसकी कॉम्बिनेशन भी हमको निकालनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ तक का हमको देखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी एनर्जी निकालेंगे और उसके हम कैपेसिटर के साथ उसकी एनालॉजी भी करेंगे। देन आप उसकी एनर्जी डेंसिटी भी निकालेंगे। देन आप हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे सीरीज व पैरेलल का। ठीक है, ओके। ओके, टुडे अवर टॉपिक इज एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो हमने जो इंडक्टर के बारे में हमने स्टडी किया
कि भाई हमारे पास एक सिंपल सी एक सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने पहले स्टडी किया। तो सेल्फ इंडक्टेंस में हमने क्या स्टडी किया, जब भी हम करंट को फ्लो करवाते हैं तब उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो अपनी खुद की कॉइल पे ही लिंक होगी, ठीक है, इसलिए उसका नाम हमने क्या दे रखा है, सेल्फ दे रखा है। Then after whenever we are the change in electric current, so the change of a magnetic field, so the change of a magnetic flux and change of the magnetic flux is an induced EMF. ओके, तो वो एक इंड्यूस EMF जनरेट करेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा के जो आपका इलेक्ट्रिक करंट स्टार्टिंग में था उसका फुल्ली वो अपोज कर देगा। देन आफ्टर आप कंटिन्यूसली उसको सोर्स दे रहे हो तो वहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग में जो आपने एनर्जी उसको दी बैटरी के साथ, जो जितने भी आपने एनर्जी दी वो एनर्जी आपकी यहाँ पे इंडक्टर में एक स्टोरेज हुई है। ओके, वो कौन से फॉर्म में स्टोरेज हुई है, वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोरेज हुई है, ठीक है। वो एनर्जी हमको निकालनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक सर्किट में ड्रॉ करता हूँ, एक सिंपल सा एक इंडक्टर। ओके, ये हमारा क्या है, एक सोलेनोइड, और उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, एक इंडक्टर, और उसको हमने एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा और इसमें से आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इमिट्स। ओके, और ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ही लिंक होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। ओके, देन आप यहाँ पे बैक ये वाली डायरेक्शन में आपका EMF जनरेट हो गया होने वाला है, इंड्यूस EMF, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस EMF। और आपका EMF की डायरेक्शन कौन सी है, अप्लाइंग द EMF की डायरेक्शन ए है, दिस इज अप्लाइंग EMF। तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग में क्या होगी, आपकी एनर्जी का स्टोर होगा। ओके, तो यहाँ से जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ही लिंक हुई, तो उसका फ्लक्स चेंज हुआ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश हो गई। बट आप यहाँ से कंटिन्यूसली उसको सोर्स दे रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स को इसके फोर्स दे रहे हो, वो कौन सी टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वर्क डन की टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप वर्क डन वो अच्छे से जानते हो, W=QE। आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W=QE, क्योंकि आपको यहाँ पे Q चार्ज पार्टिकल्स को एक यहाँ से एक रोटेशन करवानी है, इसलिए आप उसको क्या दोगे, पोटेंशियल आप बैटरी के साथ दे सकते हो, ठीक है। आप कितना वर्क डन कर रहे हो, W=QE वर्क डन कर रहे हो। देना पर मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं टाइम के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो Q/T इंटू V इंटू टी। तो Q/T हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, करंट की मीन्स के इक्वेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। सो दैट वर्क डन W=IVT फाइंड आउट हुआ। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, हमने क्या किया कि मैं इसके एक स्मॉल टाइम के लिए हमने फाइंड आउट करना है, स्मॉल टाइम, एक इंस्टेंस टाइम, एक ΔT टाइम। तो ΔT टाइम पे आपने वर्क कितना किया होगा, एक स्मॉल ΔW। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ΔW यहाँ पे पोटेंशियल के बदले में क्या लिख सकता हूँ, इंड्यूस EMF EI/dt। तो ये आपका वर्क डन फाइंड आउट हुआ, ठीक है। बट आपको टोटल वर्क डन निकाली है, आपने कितना वर्क डन निकाला, स्मॉल वर्क डन आपने निकाला, ठीक है। और एक स्मॉल इंस्टेंस टाइम के लिए निकाला। जब आपका करंट एक इनिशियल कंडीशन में जब आपका करंट 0 था, देन आफ्टर करंट आपका हो जाएगा I=I। पहले आपका करंट का 0 था तो आपने इसके स्विच को ऑन कर दिया तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा, बट यहाँ से एक इंड्यूस EMF अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुआ, तो वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को बना देगा। सपोज कि यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पियर, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 एम्पियर बना दिया, तो आपकी टोटल करंट हो गई 0। इसलिए आपने यहाँ पे जो बल्ब अपने सीरीज में लगाया हुआ था वो स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में क्या था, वो इनिशियल कंडीशन में ग्लो नहीं कर रहे थे, देन आफ्टर वो ग्रेजुअली उसकी लाइट अप हो रहे थे, देन आफ्टर फाइनली वो क्या हो गई, फुली ग्लो हो गई। उसका मैकेनिज्म ए है। देन आफ्टर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट तो इतना ही आएगा, बट वो अपोज करने की जो एनर्जी थी उसकी, वो अपोज करने की एनर्जी उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर वो क्या हो जाएगी, उसकी करंट I=I हो जाएगी। चल आया, ओके। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंड्यूस EMF ऑफ इंडक्टर वो हमको मालूम है, उसकी इक्वेशन E क्या होती है, LdI/dt होती है, LdI/dt, वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LdI/dt और इंटू I/dt =dW। ओके, तो यहाँ पे dt इज अ कैंसल। देन आफ्टर आपका वर्क डन कितना फाइंड आउट हुआ, dW = L
आई डी आई। बट आपको एक टोटल मीन्स का आपका करंट आपने कितना टाइम आपका करंट कितना से आपने फाइंड आउट किया एक स्मॉल करंट के लिए। बट आपका करंट कितना करना है, आपको 0 से लेके आई तक करना है। तो आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, आपको बहुत सारी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू और इंटीग्रेशन एल आई डी आई। तो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है कि भाई इंडक्टेंस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, नो, इंडक्शन इज अ कांस्टेंट। और हमको मालूम है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, कंस्ट्रक्शन और जियोमेट्रिक पे वो डिपेंडेंट है। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और एल की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है कि भाई आपका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ डेंसिटी कितनी है और कौन सा मीडियम है, उसकी वैल्यू पे एल डिपेंडेंट है। तो करंट की वैल्यू वेरिएबल है। करंट की वैल्यू आप वेरिएबल नहीं रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं जनरेट होने वाला है, ठीक है। इसलिए करंट क्या होगा, वेरिएबल। ओके, जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे वर्क डन भी वेरिएबल होगा तो उसका टोटल इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन। ओके, तो यहाँ पे आई का इंटीग्रेशन आई डी आई, तो आई स्क्वायर बाई हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा 1/2 एल आई स्क्वायर। वो फाइंड आउट हो गया आपका वर्क डन। ये वर्क डन कौन सी टर्म में स्टोरेज होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोरेज होती है इन द इंडक्टर में, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस वर्क डन कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर होती है, इंडक्टर में, स्टोर इन द इंडक्टर, ठीक है। ये वर्क डन आपका किस में स्टोरेज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। वर्क डन मीन्स के एक पोटेंशियल एनर्जी, आपने जितना भी वर्क डन किया वो एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में एक इंडक्टर में स्टोरेज हो गया। तो ये आपका फाइनल हो गया पोटेंशियल एनर्जी। आप डब्ल्यू के सिवा आप यू भी लिख सकते हो, यू इज इक्वल टू, सो दैट डब्ल्यू के बदले आप पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो आपका इक्वेशन मिल गया 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने जैसे ही हमने कैपेसिटर में हमने देखा था, कैपेसिटर में हमने कौन सी एनर्जी को स्टोरेज करवाया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का इक्वेशन हमको क्या मिला था, 1/2 CV स्क्वायर। तो ये इंडक्टर का क्या हमको मिला, 1/2 LI स्क्वायर। ये इंडक्टर कौन सी एनर्जी को स्टोरेज करता है, मैग्नेटिक एनर्जी को, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज करता था, ठीक है। और ऐसे हमने सभी एनर्जी का हमने देखिए, हमने एनालॉगी करनी है। देखिए हम ओनली फॉर रजिस्टर्स के लिए हम फाइंड आउट करते हैं एनर्जी। ओके, वो कौन सी एनर्जी को स्टोरेज करती है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोरेज करती है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज अ स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रखती है, और कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखती है, ठीक है। ओके, हमको एनालॉगी करनी है एनर्जी के साथ, एनर्जी इन रजिस्टर। एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है रजिस्टर की। Then after energy in a capacitor, then after energy in a inductor। ओके, रजिस्टर का सिंबल होता है R, कैपेसिटर का सिंबल होता है C, इंडक्टर का सिंबल होता है L। ओके, तो रजिस्टर की एनर्जी हमने पावर फाइंड आउट करके रखा था, पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, I स्क्वायर इंटू R होती है, उसकी एनर्जी होती है I स्क्वायर इंटू R। और कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, 1/2 CV स्क्वायर होती है। देन पर इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, 1/2 LI स्क्वायर होती है। देखिए ये तीनों में आपका जो रजिस्टर होता है तो उसमें का कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस होता है। और कैपेसिटर है तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। इंडक्टर है तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, इंडक्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस R, इसमें कैपेसिटेंस C, और इसमें इंडक्टेंस L, ठीक है। ओके, और ध्यान आप एक एक वेरिएबल क्वांटिटी भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे करंट आपका वेरिएबल होता है, पोटेंशियल यहाँ पे वेरिएबल होता है, यहाँ पे वापस करंट वेरिएबल होता है, ठीक है। ये तीन एलिमेंट के आप एनालॉगी कीजिए तो उसकी एनर्जी देखिए, उसकी एनर्जी फुल है I स्क्वायर इंटू R, और इन दोनों की हाफ हाफ क्यों फाइंड आउट हो रही है, क्योंकि आपका जो रजिस्टर होता है ना, तो रजिस्टर क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, और ए ओनली फॉर क्या करती है, स्टोर करती है। ये दोनों क्या करेगी, ओनली फॉर एनर्जी को स्टोर करेगी। एनर्जी को स्टोर करेगी मीन्स के वो मीन्स के थोड़ी देर की तक वो एनर्जी को स्टोरेज कर सकती है। देन आप वो वापस उसको भेज देगी, बट ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी।
वो वापस नहीं देगी, ठीक है। वो एनर्जी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। 1/2 एल आई स्क्वायर का क्या मीनिंग, ये 1/2 CV स्क्वायर है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, आप दूसरा भी इक्वेशन ऐसे आप लिख सकते हो ना, कैसे कि भाई क्यू बी 1/2 क्यू बी आप लिख सकते हो। बट हमने अभी जो बैटरी से हमने जो वर्क डन किया वो हमने कितना वर्क डन किया, देखिए बैटरी के रिस्पेक्ट में हमने वर्क डन कितना किया, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी के रिस्पेक्ट से हमने वर्क डन किया है Q इंटू वी। हमने तो वर्क डन इतना किया तो हमको आउटपुट क्यों 1/2 क्यू वी मिल रहा है। कैपेसिटर में हमने देखा था 1/2 क्यू वी मिल रहा है, तो हाफ उसकी एनर्जी कहाँ पे चली गई कि भाई हाफ उसकी एनर्जी एक हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाती है। इनिशियल कंडीशन में उसकी एनर्जी कितनी थी, 0। देन आपने फाइनल कंडीशन में उसकी एनर्जी कितनी थी, क्यू वी। तो आपने क्या कर दिया, उसकी एवरेज निकाल दिया, तो 0 + क्यू वी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी मिलेगी, 1/2 क्यू वी। इसलिए इंडक्टर की भी कितनी मिलती है, 1/2 LI स्क्वायर मिलती है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो एनर्जी आप इंडक्टर में से आप पास आउट करेंगे, एक सिंपल सा कंडक्टर में से फ्लो होगा, तो वो एक हीट की एनर्जी के टर्म में वो फ्लो हो जाती है, ठीक है। हीट एनर्जी के टर्म में वो फ्लो हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो देखिए इंडक्टर क्या करती है, पहले यहाँ से आपने सपोज के 100 जूल एनर्जी आपने भेजी, तो वो 5 जूल का क्या करेगा, अपोज कर लेगा। तो यहाँ से उसने कितना भेजा, 95 जूल भेजा। बट 95 में से वो 45 जूल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो 50 जूल एनर्जी किसको मिलेगी, आपकी रेजिस्टेंस जो लोड होता है उसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपने कितना भेजा था, 100 जूल जो भेजा, तो उसने क्या कर लिया, 5 जूल को स्टोर कर लिया और 45 एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और बाकी की 50 एनर्जी का वो वर्क करके देगा। इसलिए यहाँ पे आपका इक्वेशन W = 1/2 LI स्क्वायर होता है। ऐसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है और वो खुद भी स्टोर कर लिए। ध्यान आप जैसे इस स्विच को ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो जाएगा, बट उसको इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना भी पसंद नहीं है। और इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करने के लिए उसके वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इन यूसीएमएफ की अभी ए डायरेक्शन है तो उसकी डायरेक्शन ए हो गई, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ए वाली हो जाएगी, तो उसका क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है। तो आपका जो इंडक्टर है वो क्या करता है, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होता है तो उसका अपोज करेगा, उसका अपोज करके वो इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करना चाहता है। जब आपका इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होता है तो ध्यान पर वो वापस उसका अपोज करेगा और इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, करंट जब आपका इंक्रीज होगा तो उसका अपोज, ध्यान पर जब भी आपका करंट डिक्रीज होता है तो उसका सपोर्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये तीनों दिन की आप एनर्जी देखिए कि भाई ए है आपका, हमको एनालॉजी देखते हैं कि भाई कैपेसिटर के लिए 1/2 CV स्क्वायर था, इंडक्टर के भाई 1/2 LI स्क्वायर है। अब कोई भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ आप रेजिस्टेंस लोड लगाते हो, आपका रेजिस्टेंस लोड कोई भी हो सकता है। आपका रेजिस्टेंस लोड टीवी भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी डिवाइस आपका हो सकता है। कोई भी डिवाइस जो आपका रेजिस्टेंस लोड है वो का तो रजिस्टर का बना हुआ होता है, का तो वो कैपेसिटर का बना हुआ होता है, का तो वो इंडक्टर का होता है। वो ये तीन ही एलिमेंट ऐसा है कि भाई वो जो क्या कर लेती है, एनर्जी को स्टोर करती है। वो फर्स्ट वाला एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ध्यान पर दोनों क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। तो आपका कोई भी होम अप्लायंस हो, कोई भी आपका एक रेजिस्टेंस लोड हो, तो वो रेजिस्टेंस लोड में से आपकी एनर्जी जो कम होगी उसका मैकेनिज्म ये तीन में से कोई भी आपका एक वहाँ पे अवेलेबल होगा। का तो इंडक्टर अवेलेबल होगा, का तो कैपेसिटर अवेलेबल होगा, का तो रजिस्टर अवेलेबल होगा। वो क्या करेगी, वो एनर्जी को डिक्रीज कर देगी, ठीक है। ओके, ध्यान प्रारंभ को निकाल लिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी हम बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इट इज नॉन एज एनर्जी डेंसिटी। कि भाई हमारे पास एक बहुत सा बढ़िया एक इंडक्टर अवेलेबल है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन हमने बहुत लंबा रखा है, देना पर उसकी लेंथ भी बहुत लॉन्ग है, ठीक है। ओके, तो वो जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर की हमको एनर्जी निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो हम एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम करके हम निकालेंगे कि भाई इतना वॉल्यूम कंसिडर हम करते हैं तो इसमें कितनी एनर्जी है। ऐसे करके हम पूरे की हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालनी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा हमने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी हमने निकाला था, कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड आउट करके ही हमने निकाला था, इसका एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमको एनर्जी डेंसिटी हमको निकालनी है अभी मैग्नेटिक एनर्जी की, ठीक है। ओके, तो हमारा न्यू टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। उसका सिंबल है म्यू, हमने वहाँ पे रो भी रखा था, आप स्मॉल म्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल म्यू इज इक्वल टू एनर्जी
अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर डेंसिटी, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर हमने जो फाइंड आउट की उसकी वैल्यू कितनी थी, Li², 1/2 Li², 1/2 Li²। व्हाट इज द L? L इज इंडक्टर, और इंडक्टर की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, L इज इक्वल टू μ0n² A और L, और उसकी जियोमेट्री पे डिपेंडेंट है कि भाई उसका मीडियम कौन सा है, नंबर ऑफ डेंसिटी कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, जो आपने इंडक्टर कंसिडर किया हुआ है उसकी। तो 1/2 μ0n² AL, और यहाँ पे I, तो I को आपको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। कैसे कि भाई जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया सोलेनोइड में से, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, B इज इक्वल टू μ0Ni। तो B इज इक्वल टू μ0Ni, सो दैट I इज इक्वल टू B अपॉन μ0। तो यहाँ पे I² है, तो यहाँ पे हमको I का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे B अवेलेबल है तो हम B² लिख देते हैं, और यहाँ पे μ0² लिख देते हैं, और देन आपने यहाँ पे n²। तो देखिए यहाँ पे n² और n² कैंसिल आउट होगा, और देन आपने पोटेंशियल एनर्जी आपके फाइंड आउट होगी 1/2, और यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पे μ0 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और μ0 भी कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे B² आएगा और अपॉन μ0, ठीक है। ऐसा आपको इक्वेशन मिला। ये तो आपकी एनर्जी फाइंड आउट हुई ना, पर देना पर हमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, म्यू। तो स्मॉल म्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 एरिया इंटू लेंथ, B² अपॉन μ0 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ होती है। तो यहाँ पे देखिए एरिया इज कैंसल, लेंथ इज ऑल्सो कैंसल, सो दैट आपका इक्वेशन निकला 1/2 B² अपॉन μ0। दिस इक्वेशन इज एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन है। ओके, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैसे निकाला था, 1/2 ε0E²। तो ए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके साथ मैं एनालॉजी करता हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो उसकी कितनी हमको मिली थी, U इज इक्वल टू 1/2 ε0E², ठीक है। और देन आपका पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी ऑफ इंडक्टर, उसकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो उसके आपने जो यहाँ पे भी फाइंड आउट की वो 1/2 B² अपॉन μ0। देखिए दोनों की आप एनालॉजी कीजिए, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे ε0 है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे परमीएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस अवेलेबल है। परमिटिविटी और परमीएबिलिटी, अगर आपको परमिटिविटी मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है तो परमीएबिलिटी आपको डिवाइड में लिखनी है। अगर आपको परमीएबिलिटी डिवाइड में मल्टीप्लाई में है तो आपको ε0 डिवाइड में लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कैपेसिटर स्टोर करती है वो, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कौन सा स्टोर करती है, एक इंडक्टर स्टोर करती है। इंडक्टर क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करती है, और कैपेसिटर किसकी वैल्यू को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को स्टोर करती है। इसमें दो प्लेट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, तो उसकी बीच का जो स्पेस अवेलेबल होता है वो स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखेगी, और आपका इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रखेगी, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को मिस के भेजा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर में, और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, स्टोर कर देगा। कितनी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सोलेनोइड आपको मालूम है B इज इक्वल टू μ0Ni, वो इतनी मैग्नेटिक फील्ड को वो स्टोर करके रखेगी, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमने उसका एनालॉजी की। देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है कि भाई उसका कॉम्बिनेशन हमको देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर। उसका 2 कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इसमें हम फर्स्ट देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको 3 कॉइल आपको दे रखे, सेल्फ इंडक्टेंस जो इंडक्टर है आपको 3 इंडक्टर आपको दे रखे, वो तीन को आपने कैसे कनेक्टेड किया है, सीरीज में कनेक्टेड किया है, और उसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है। जैसे आपके पास रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का आपने इक्विवेलेंट निकाला था, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाला था, वो आपको मालूम है। आपको क्या देखना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है और कौन सी वैल्यू सेम होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई जंक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए करंट क्या होती है, सेम होती है, बट यहाँ पे पोटेंशियल आपका डिवाइड होगा। पोटेंशियल उसके सभी पोटेंशियल में पोटेंशियल आपका डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। ध्यान आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहती है, वहाँ पे जंक्शन पॉइंट अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है। ओके, तो फर्स्ट पर हमने कौन सा इक्विवेलेंट निकाला था, कैपेसिटर का, सेकेंड चैप्टर में। तो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हमको क्या मिला था, सीरीज कॉम्बिनेशन को इसका इक्विवेलेंट हमको मिला था 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डैश 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 1/cn। देन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का हमको क्या मिला था, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 डैश डैश cn। देन आपका हमें कौन सा कॉम्बिनेशन हमने देखने वाला था, रजिस्टर का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हमको मिला था R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड डैश 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 RN तक का हो तो RN तक का जम जाएंगे, ठीक है। देन आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाला था 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 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 1/RN तक। ओके, तो वैसे हमको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर का निकालना है। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर की। देखिए ए सिंबल किसका है, इंडक्टर का है, ए 1 सेकेंड और थर्ड, उसको हमने बैटरी के साथ लगा दिया और यहाँ पे हमने एक स्विच रख दिया। ओके, दिस इंडक्टर इज L1, दिस इंडक्टर इज L2, दिस इंडक्टर इज L3। तो तीन इंडक्टर की वैल्यू डिफरेंट है। और किसका करंट डिफरेंट हो सकती है, उसका नंबर ऑफ टर्न्स के करंट डिफरेंट हो सकती है, उसका एरियल क्रॉस सेक्शनल के कारण वो डिफरेंट हो सकती है, उसकी लेंथ के कारण वो भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। ओके, जैसे ही हम यहाँ से स्विच टर्म स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आपका करंट का फ्लो होगा। अब करंट का फ्लो कैसे करेंगे, वेरिएबल करंट का फ्लो करेंगे, ठीक है। ए और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई सीरीज कनेक्शन आपने किया है, तो यहाँ से जितनी करंट आती है इतनी करंट इसको मिलेगी और इसको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई जंक्शन पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से करंट आ रही थी DI, तो उसको भी DI मिली, उसको भी DI मिली और उसको भी DI मिली। मतलब आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है, पोटेंशियल या इंड्यूस EMF, अब कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल या इंड्यूस EMF, अब दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। हमने यहाँ पे एक टी को क्लोज कर दिया। ओके, ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट। ऐसे यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आपका इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा। उसका पोटेंशियल होगा V1, उसका पोटेंशियल है शायद V2 और उसका पोटेंशियल है V3। तो टोटल पोटेंशियल कितना था, V, और उसका तीन वैल्यू में आपका डिवाइड हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, V इज डिवाइडेड, सो दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस हम V3 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आपका करंट क्या है, करंट हमारी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। करंट का जो रेट है, करंट का रेट, यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको सेम नहीं रखनी है, पर करंट का जो रेट होता है, करंट रेट हम कैसे निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कि मैंने आपको एक आगे भी बताया था कि भाई आपका 0 से लेकर 10 एम्पियर तक करने में आपके 5 सेकेंड लगती है, तो आपका करंट रेट कितना होगा, पर सेकेंड आप फाइंड आउट कीजिए। तो पर सेकेंड आप फाइंड आउट कीजिए तो 10/5 इज इक्वल टू 2। तो पर सेकेंड आपका करंट की वैल्यू कितनी इंक्रीज होती है, 2 एम्पियर। तो ऐसे आपको यहाँ पे करंट का रेट दे रखा है, और करंट रेट तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। करंट रेट जो करंट इंक्रीज हो रही उसका रेट तीनों के लिए सेम होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो करंट इज द कॉमन, current is a common, delta I is rate of change, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज कॉमन है, ठीक है। टू फाइंड द EMF, इक्विवेलेंट LAB, इक्विवेलेंट हमको निकाल लिए। तो हमारा पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो V का इंड्यूस EMF का इक्वेशन हमारा इंड्यूस EMF ही है, तो इंडक्टर का इंड्यूस EMF का इक्वेशन क्या होती है, LdI/dt। ये आपका टोटल V है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, L इक्विवेलेंट AB डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे V1 के लिए हम क्या लिखेंगे, V1 के लिए L1 है, तो L1 डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। देन आप यहाँ पे L2 डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। देन आप यहाँ पे L3 डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। देखिए इन तीन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पे भी डेल्टा I अपॉन डेल्टा T है, ठीक है। ओके,
एल इक्विवेलेंट डी आई अपॉन डी टी, और यहाँ से मैंने डी आई अपॉन डी टी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाकी रहेगा L1 प्लस L2 प्लस L3। तो डी आई अपॉन डी टी इज अ कैंसल, सो दैट इक्विवेलेंट ऑफ इंडक्टर L1 प्लस L2 प्लस L3, ये आपका इक्विवेलेंट फाइंड आउट हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ओके। वैसे ही हमको क्या फाइंड आउट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ए सीरीज का कैसे फाइंड आउट हुआ, जैसे रेजिस्टेंस का था वैसा ही फाइंड आउट हुआ। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकल रहा था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैसे यहाँ पे L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ओके। अब हम पैरेलल कनेक्शन के हम फिगर ड्रॉ करते हैं, सर्किट हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके। ऐसा हमने 3 इंडक्टर ले लिया, और यहाँ से हमने बैटरी के साथ लगा दिया, और यहाँ पे हमने एक स्विच भी लगाई। ओके, दिस इंडक्टर इज L1, दिस इंडक्टर इज L2, दिस इंडक्टर इज L3, और यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ E या पोटेंशियल V। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, क्योंकि उसका पॉजिटिव टर्मिनल उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा, और नेगेटिव टर्मिनल भी उसको मिलेगा, उसको मिलेगा और उसको मिलेगा। तो तीनों क्या हो गई, उसका पोटेंशियल सेम होगा कि भाई उसका पोटेंशियल है V, उसका भी V है और उसका भी V है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे आपका जो करंट का रेट है, करंट का रेट तीनों में डिफरेंट होगा। करंट का रेट जो चेंज होगा, क्या होगा, चेंज, कि भाई इसमें कोई करंट का रेट आएगा 2 एम्पियर पर सेकेंड, इसमें कोई आएगा 3 एम्पियर पर सेकेंड, इसमें कोई आ सकता है 5 एम्पियर पर सेकेंड। ये करंट का रेट आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन पॉइंट अवेलेबल है इसलिए। ठीक है, तो इसका करंट का रेट होगा डेल्टा I1, उसका करंट का रेट है डेल्टा I2, उसका करंट का रेट है डेल्टा I3, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे करंट का रेट, ये भाई टोटल आपका जो तीन का है, उसका करंट का रेट कितना है, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T है, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। बट हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, बट करंट का रेट डेल्टा I अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा I3 अपॉन डेल्टा T। ओके, तो उसके आपको वैल्यू पुट करनी है। आप कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हमारी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या थी, E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। इट इज़ ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस हम साइन इसके डायरेक्शन के लिए हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हमको ओनली फॉर मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए मैंने E इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी लिख दिया। तो डी आई अपॉन डी टी को आप सब्जेक्टिव बनाइए, तो डी आई अपॉन डी टी को हम सब्जेक्टिव बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, E अपॉन L मिलेगा। वैसे हमको डी आई 1 अपॉन डी टी हमको निकालिए, डी आई 1 अपॉन डी टी, तो डी आई 1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, E अपॉन L1, बिकॉज उसका पोटेंशियल तो सेम है, और डी आई 2 अपॉन डी टी, तो उसके लिए E अपॉन L2, देन आप डी आई 3 अपॉन डी टी, और उसके लिए E अपॉन L3। तो ये तीनों चार की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू है E अपॉन L, डी आई 1 अपॉन डी टी की वैल्यू है E अपॉन L1, देन आपका डी आई 2 अपॉन डी टी की वैल्यू है E अपॉन L2, देन आपका डी आई 3 अपॉन डी टी की वैल्यू है E अपॉन L3। ओके, तो इन तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा, E, इंड्यूस ईएमएफ, तो E अपॉन L इज इक्वल टू E 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। तो E इज कैंसल, सो दैट 1 अपॉन L इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। एक कैसा है, एक सेम एक रेजिस्टेंस जैसा ही है कि भाई हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया हुआ था, तो उसका इक्विवेलेंट हमको क्या निकल रहा था, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो आप बता सकते हो कि भाई जैसे हमने सीरीज में लगाया था उसका इक्विवेलेंट हमको क्या मिला था, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो सीरीज में लगाने से इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होती है, देखिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या था, इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में मैक्सिमम होगी, कि भाई जिसका इंडक्टेंस में मिसके उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में मैक्सिमम होगी, जिसका इंडक्टेंस ज़्यादा, उसकी पोटेंशियल की एनर्जी उसमें ज़्यादा रहेगी। कि भाई किसका इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, सीरीज़ में, तो जैसे हमने सीरीज़ में लगाया तो वो उसका करंट का अपोज ज़्यादा करेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोरेज होगी वो सीरीज़ में मैक्सिमम होगी और पैरेलल में क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है,
जो पैरेलल में मिनिमम होगी, क्योंकि उसकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। उसका मीनिंग क्या होगा कि भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी उसका इक्विवेलेंट स्मॉलेस्ट मिलता है, और उसका मीनिंग क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू से भी उसका वैल्यू लार्जेस्ट मिलती है, इस इक्विवेलेंट की वैल्यू लार्जेस्ट मिलती है। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ दी सीरीज बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट किया, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किया एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर। ठीक है, वो कितनी फाइंड आउट की, 1/2 Li²। ओके, त्याना पर हमने फाइंड आउट की एनर्जी डेंसिटी, वो हमको मिली 1/2 B²/μ0। तेना पर कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर, सीरीज और पैरेलल। ओके।